विश्वास मत के दरमियान प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए भाषण पर राहुल गांधी ने करारा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाया कि मणिपुर में प्रधानमंत्री की नीयत आग बुझाने की नहीं बल्कि आग लगाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ताबड़तोड़ हमला बोला। उन्होंने आखिर पूरे देश को बताया कि आखिर उन्होंने संसद में क्यों कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया, लेकिन उसमें महज 2 मिनट ही मणिपुर पर वो बोल रहे थे। और जब वो मणिपुर पर बोल रहे थे तो वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उनकी संवेदना मर गई हो। राहुल गांधी ने देश को एक बार फिर बताया कि आखिर उन्होंने संसद में क्यों कहा कि हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में हो रही है। उन्होंने अपने मणिपुर दौरे का जिक्र किया और बताया कि जब मणिपुर के दौरे पर थे तो कुकी समुदायों ने उनके सामने ये शर्त रखी थी कि अगर उनके सिक्योरिटी में कोई मैतेई होगा तो वो उन्हें मार देंगे। और जब वो मैतेई से मिलने गए तो वहाँ उन्होंने ये शर्त रखी कि उनकी सिक्योरिटी में कुकी संप्रदाय के अगर कोई लोग होंगे तो वो उन्हें मार देंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में कांग्रेस नेताओं और इंडिया के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में ये फैसला हुआ कि दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। अधीर रंजन को लोकसभा से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। जानकारी के मुताबिक ये मामला प्रिविलेज समिति के पास लंबित है। इस मामले में समिति जांच रिपोर्ट सौंपेगी, तब तक अधीर रंजन सदन से सस्पेंड रहेंगे। अधीर रंजन के निलंबन के लिए बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे संसद ने स्वीकार कर लिया। प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी पर संसदीय कार्रवाई के दौरान लगातार व्यवधान पैदा करने और यहां तक कि देश और इसकी छवि को अपमानित करने का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन के बाद पूरा इंडिया उनके साथ खड़ा दिखा। खासतौर पर अंबेडकर प्रतिमा के सामने जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस वक्त राहुल गांधी भी मौजूद थे। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन नीरव शब्द के शाब्दिक अर्थ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में टकराए। नीरव शब्द का अर्थ होता है शांत, ये कहना है विपक्ष का, और ऐसे में अगर इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे प्रधानमंत्री मोदी से कैसे जोड़ा जा सकता है। और इस शब्द के इस्तेमाल पर अधीर रंजन चौधरी को बाहर किया जाना सर्वथा गलत है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में आज जब सदन लगा उस वक्त कहा। इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए विपक्ष ने लोकसभा में भी फिर से वो नारा लगाना शुरू कर दिया जिन शब्दों के इस्तेमाल के लिए अधीर रंजन चौधरी को सदन से निलंबित कर दिया गया था और मामले को प्रिविलेजेस कमेटी तक भेज दिया गया था। बाद में प्रोटेस्ट भी हुआ, बाद में नारेबाजी भी हुई और नीरव शब्द का इस्तेमाल कई दफे अपने नारों में विपक्ष के लोगों ने किया। विपक्ष की आवाज को खत्म करने जैसा है। कैमरामैन अमित राय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर मचे घमासान के बीच सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि अधीर रंजन चौधरी ने जो बोला था लोकसभा ने अर्थ और भावार्थ सब कुछ समझा है, लिहाजा इस भाषाई कन्फ्यूजन में वो लोगों को न फंसाएं। लोकसभा ने पूर्णतः सोच समझ कर उनकी भाषा का अर्थ निकाल कर, उनके शब्दों का अर्थ निकाल कर ही उनका निलंबन किया है। अब जब प्रिविलेज कमेटी के सामने मामला है तो प्रिविलेज कमेटी उनकी बात सुनेगी, उन्हें जो भावार्थ वहाँ समझाना होगा वो समझाएंगे, उसके बाद उनका निलंबन वापस हो सकता है। जाहिर तौर पे कल से इसे लेकर बवाल मचा हुआ है संसद में, जब नीरव मोदी के नाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया था अधीर रंजन चौधरी की तरफ से। हालांकि नीरव का मतलब कुछ और बता रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन सत्ता पक्ष और जो लोकसभा में सांसद हैं उनके मुताबिक किसी भी वांछित व्यक्ति के नाम के साथ प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाना मोरल करप्शन के तौर पे है, अमानवीय कृत्य है। मोरल करप्शन भी ये सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कैमरामैन अमित के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। सिग्नेचर विवाद मामले में राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया है। जब तक प्रिविलेज कमेटी इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट नहीं देती तब तक राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सस्पेंड रहेंगे। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। सदन में उनके आचरण को बेहद निंदनीय बताया गया। राज्यसभा में बीजेपी सांसद पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा के मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा ये बहुत ही गंभीर मामला है। जिस तरह से बिना सदस्य की जानकारी के उनका नाम लिस्ट में डाल दिया गया, ये बहुत ही गलत है। पीयूष गोयल ने कहा कि बाद में राघव चड्ढा ने सदन से बाहर जाकर
कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो इस मामले पर ट्वीट भी करते रहे। जब तक विशेष अधिकार हनन की रिपोर्ट नहीं आती तब तक राघव चड्ढा का निलंबन जारी रहेगा। पीयूष गोयल ने संजय सिंह का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह का मामला भी बेहद गंभीर है। वो निलंबन के बाद भी लगातार संसद में बैठने की स्थिति बने रहे और इसी वजह से सदन की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। और ऐसे में आज दोनों सांसदों का निलंबन ये समझाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब कोशिश करेगी कि इस मुद्दे को आम जन तक और सीधे तौर पे एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी के कानून को आमूलचूल बदलने वाले 3 नए बिल आज लोकसभा में पेश किए। बिल के मुताबिक नए कानूनों के माध्यम से कुल 313 परिवर्तन किए गए हैं। सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में पूर्ण बदलाव किया गया। जिन धाराओं में 7 साल से ज्यादा की सजा है वहां पर फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने का काम करेगी। राजद्रोह की सजा पूरी तरीके से खत्म करने का ऐलान किया गया। कुछ बदलावों के साथ 150 के तहत प्रावधान बरकरार रखे गए। 2027 से पहले देश की सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज किया जाएगा। किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके परिवार वालों को तुरंत जानकारी दी जाएगी। इस कानून में इस बात का भी प्रावधान है कि ऐसे लोग जिनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, भले वो देश में ना हो, उनके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। तय सीमा के अंदर उस पर फैसला आएगा, चाहे वो भारत में आए या ना आए। तो इस तरीके से कई ढेर सारे परिवर्तन के साथ इस बिल को पेश किया गया है और आगे उसको सेलेक्ट कमेटी के लिए भी भेजने की बात कही गई है। आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार इस बिल को जो आज उसने पेश किया है कानून का शक्ल में भी ले आएगी। प्रशांत देव, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आज एक बार फिर सदन में आमने सामने टकरा गए। अखिलेश यादव ने आज आवारा जानवरों और किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ने भी अखिलेश यादव पर हमला करते हुए उनके चाचा शिवपाल को सलाह दे डाली कि उनके पास अभी भी वक्त है, वो अपना नया रास्ता खोज ले क्योंकि समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं होने वाली। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के आंकड़े रखते हुए बताया कि सांड और आवारा जानवरों से उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। डेयरी उद्योग बंद हो रहा है और किसानों के बकाया का भुगतान भी नहीं हो रहा है। जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अखिलेश यादव की चुटकी लेते हुए कहा कि जिसे आप सांड कह रहे हैं उसे हम नंदी कहकर पूछते हैं। सदन में मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए तमाम सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें विरासत में एक जर्जर अर्थव्यवस्था मिली थी, लेकिन फिर भी डबल इंजन की सरकार की तमाम नीतियों का लाभ गरीबों और किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। आदिवासियों के साथ साथ अब दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनावी साल में एमपी के सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर बनवाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला रखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर जिले के बड़तुमा गांव पहुंचेंगे, जहां पर इस मंदिर को जो बनाया जाना, जिसकी आधारशिला रखेंगे। जो मंदिर है वो करीब 100 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और 5500 स्क्वायर फीट में ये मंदिर बनेगा। इसके अलावा करीब 11 एकड़ की जमीन पर पूरे मंदिर का परिसर बनाया जाएगा, जहां पर अलग अलग तरह के मंदिर में से जुड़ी हुई जो है संग्रहालय वो सब चीज़ें बनाई जाएंगी। आपको बता दें कि तैयारियां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार का ये बड़ा आयोजन यहाँ पर होने वाला है, जिसके जरिए दलित जो वोट बैंक पर उनको एक मैसेज देने की कोशिश है संत रविदास का एक भव्य मंदिर बनाकर। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। आज राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान से हर घर तिरंगा की शुरुआत जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी करके दिखाई एक बाइक रैली को। और बाइक अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए सारी बाइकें हैं। अनुराग ठाकुर जो है वो खुद बाइक पर जा रहे हैं। पूरी बाइक रैली जो है वो पूरी तरीके से निकाली जा रही है। अगर आप देखिए, ये देखिए सांसद जो हैं जो खुद बाइक नहीं चला रहे, वो पीछे किसी न किसी के पीछे बैठे हुए हैं और लगातार हर सांसद जो है बाइक पर निकल रहा है। उस बाइक जनरल वीके सिंह जो हैं वो खुद बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। अगर आप ये देखिए सैकड़ों की संख्या में, अगर मैं दिखाऊं आपको, सैकड़ों की संख्या में जो है ये बाइक रैली निकल रही है और पीछे जो है मेरे देख रहे हैं और आगे अगर आपको देखें हर ओर तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। 15 अगस्त में हर घर तिरंगा का आह्वान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया है। इस वजह से इस
तरीके की ये बाइक यात्रा जो है अब ये यहाँ से निकलकर प्रगति मैदान से निकलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के गेट नंबर 1 तक जाएगी, जहाँ तक ये सभी सांसद जो हैं इसी तरीके से बाइक पर बैठे हुए जाएंगे। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन ने आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में किसानों के मुद्दों को लेकर ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाला है। एक तरफ बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन किसानों के मुद्दों को लेकर मैदान में उतर गई है। आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाला गया, साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें गन्ना मूल्य भुगतान, बिजली बिल माफ, आवारा पशुओं की समस्या से निजात और एमएसपी जैसे मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में चक्का जाम हुआ और कई जगह भारी फोर्स भी तैनात करनी पड़ी। एक तरफ बीजेपी चुनाव से पहले हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव के ठीक पहले अपने मुद्दों को लेकर किसान संगठन भी यूपी में एक्टिव हो गए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। सृजन घोटाला की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को सीबीआई ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने रजनी प्रिया पर 24 मामले दर्ज किए हैं और पिछले 6 सालों से रजनी प्रिया फरार चल रही थी। बिहार में सृजन घोटाला करीब 1000 करोड़ का है। इस हिसाब से यह चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। चारा घोटाला 950 करोड़ का था। सीबीआई ने 25 अगस्त 2017 को इसकी जांच शुरू की थी। रजनी प्रिया और उसके पति अमित कुमार पिछले 6 सालों से फरार थे। दोनों के खिलाफ लूप कॉर्नर नोटिस जारी था। अमित, जो कि इनके पति थे, उनकी 1 साल पहले स्वाभाविक मौत हो गई थी। सृजन घोटाले की मुख्य सरगना है रजनी प्रिया और अब वो सीबीआई के गिरफ्त में है। निश्चित रूप से रजनी प्रिया के गिरफ्तार होने के बाद इस मामले में अब कई खुलासे होने अभी भी बाकी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। हिंसा की गतिविधियां इतनी बढ़ चुकी है कि एक तरफ मैतेई समुदाय की महिलाएं खड़ी हुई हैं तो दूसरी तरफ कुकी समुदाय की महिलाएं खड़ी हुई हैं और बीच में बफर जोन बनाया गया है जहां पे सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी के जवान रक्षा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हिंसा को कैसे रोका जाए, इसको लेकर पूरी तरह से प्रयास हो रही है। लेकिन 3 महीने से मणिपुर में पूरी तरह से अशांति है और यहाँ पे कह सकते हैं कि हिंसा की गतिविधियां सबसे ज्यादा देखी जा रही है और जगह जगह पे महिलाएं कुकी समुदाय की हो या मैतेई समुदाय की हो अपने अपने इलाके की रक्षा कर रही हैं और बाकायदा हर किसी गाड़ी की चेकिंग कर रही है। उनका कहना है कि किसी तरह से जो कुकी समुदाय में यहाँ मैतेई समुदाय के लोग ना आ पाए और मैतेई समुदाय के बीच में कुकी समुदाय के लोग न जा सके, इसको लेकर बीच में सीआरपीएफ और बीएसएफ, आर्मी के जवान बाकायदा यहाँ पे नजर रखे हैं और ऐसा स्थिति बना हुआ है कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, मणिपुर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई के एनकाउंटर से जुड़े जांच का अब तक का ब्यौरा मांगा है। साथ ही कोर्ट ने 2017 से लेकर अब तक कुल 183 एनकाउंटर से जुड़े मामले में भी ब्यौरा देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 2017 से अब तक हुई 183 मुठभेड़ों का ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि राज्य में एनकाउंटर की गिनती की क्या व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या एनकाउंटर के मामले में एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया गया। इन सारे सवालों के जवाब के साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने अतीक की बहन आयशा नूरी की याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। आज हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि यूपी सरकार इन 183 मामलों में ट्रायल आदि का ब्यौरा दे। हम यहाँ जांच के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई सिस्टम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस घेरे में हुई हत्या पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या से ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में लोगों का व्यवस्था के प्रति विश्वास कैसे बहाल होगा। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारी और टीचर्स फिर से एक बार बेमियादी हड़ताल पर जा सकते हैं। दरअसल इस साल के मार्च महीने में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और टीचर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेमियादी हड़ताल पर जा चुके थे। तब सरकार ने बीच बचाव की भूमिका ली और उन्हें समझाते हुए ये कहा कि ओपीएस को लागू करने के लिए सरकार को एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा। सरकार ने 3 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों की कमेटी बनाई और उसे ओपीएस को लेकर 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा, लेकिन कमेटी ने 3 महीने में रिपोर्ट नहीं सौंपी। अब कमेटी का एक्सटेंशन 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारी काफी नाराज चल रहे हैं। अब सरकार और सरकारी कर्मचारी फिर से आमने सामने आ सकते हैं।
कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। भारत सरकार देश का अपना ब्राउजर लाने की तैयारी में है, या यूं कहें भारत सरकार अब इस मामले में भी आत्मनिर्भर की तर्ज पर चल रही है। इसका नाम आत्मनिर्भर ब्राउजर होगा। ये तकनीक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा और अन्य ब्राउजरों को कड़ी टक्कर देगा। वेब ब्राउजर को तैयार करने के लिए 3 करोड़ रुपए की फंडिंग की व्यवस्था की गई है। इसकी निगरानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री और इसके संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। सरकार इस कार्यक्रम को गूगल और मोजिला फायरफॉक्स जैसी प्रमुख अमेरिकी ब्राउजर कंपनियों को देश के वेब सुरक्षा प्रमाणन प्राधिकरण को अपने ट्रस्ट स्टोर्स में शामिल करने के लिए काम के रूप में देखती है। अगर इस मामले में भी भारत सरकार आत्मनिर्भर ब्राउजर ले आई तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धता बन जाएगी। कैमरामैन हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। इस समय बॉर्डर पर हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इस कोशिश में है कि आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ करवाई जा सके। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान आतंकियों को नदी नालों के जरिए घुसपैठ करवाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी इस नापाक कोशिश में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण है बीएसएफ के ये बहादुर जवान। ये बीएसएफ के वो बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे सरहद की रक्षा करते हैं। लगातार सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने अपने लॉन्चिंग पैड को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक शिफ्ट कर दिया है। इन लॉन्चिंग पैड में आतंकी सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं ताकि भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। आप जवानों को सुनिए, इनको देखिए, बेहद ज्यादा हौसले बुलंद हैं और बता रहे हैं, देश की जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि आप लोग बेखौफ होकर रहिए, क्योंकि हमारे होते हुए हमारी सीमा पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। अब महज कुछ ही दिन बचे हैं जब इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे को लहराएंगे, फहराएंगे, और उसके लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। अंतिम रूप तमाम सुरक्षा की तैयारियों को दिया जा रहा है। देखिए, ठीक लाल किले की प्राचीर पर जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, वहाँ पर जो तमाम एजेंसीज हैं वो लगातार हर अरेंजमेंट को देख रही हैं। और पूरे लाल किले प्रेमिसेस की बात करें तो लगातार यहाँ पर डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड और तमाम जो एजेंसीज हैं दिल्ली पुलिस के अलावा जो लगातार कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम देख रहे हैं। अगर लाल किले के आसपास की बात करें तो करीब 20,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी जो हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे। हर जगह पर बारीकी से बाकायदा हाईटेक इक्विपमेंट के ज़रिए तमाम चीज़ों को सेट किया जा रहा है, तमाम चीज़ों को जो है वो सुरक्षा इंतजामों को देखा जा रहा है। लाल किले और उसके आसपास इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, हाई अलर्ट है कि यहाँ पर वाकई में जो कहा जाता है कि बिना इजाज़त परिंदा भी पर ना मार सके, तो इसी तरह के इंतजाम फिलहाल यहाँ नजर आ रहे हैं। सुनील के साथ कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। से आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि ड्रग्स का बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया, किसी फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने वाला केमिकल पकड़ा गया। पंजाब में 20 लाख लोगों की ड्रग्स लेने की खबर है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि ड्रग्स लेने में महिलाएं भी पीछे नहीं है। केंद्र के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक गुजरात में 20 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं, जिनमें से 11,75,000 लोग गांजा और अफीम लेते हैं। इनमें से अफीम का नशा करने वाले 10,27,000 पुरुष हैं, तो 1,48,000 महिलाएं भी हैं। 2,36,000 पुरुष और 1,49,000 महिलाएं गांजा पीने की बात सामने आई है। मतलब 0.81% पुरुष के सामने 0.56% महिलाएं गांजा का नशा कर रही हैं। 2018 में किए गए सर्वे के आधार पर सिलेक्टिव ड्रग्स का सेवन करने वालों में 6,49,000 पुरुष हैं, 33,000 महिलाएं भी हैं। पुरुषों में अफीम के बाद सबसे ज्यादा लिया जाने वाला ड्रग्स कोकेन लेने वाले पुरुषों की संख्या में 1,000 के करीब है। मतलब साफ है कि 2018 के अगर ये आंकड़े चिंताजनक है, तो अभी हाल में गुजरात में ड्रग्स का सेवन बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में हो सकता है। कैमरा भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद। राजस्थान के किसानों के लिए एक बार फिर से बुरी खबर आई है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में टिड्डियों का एक बड़ा दल देखा गया है, जिसने कि 120 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान पार से टिड्डियां हमेशा आती है और कई बार फसलों को पूरी तरह चौपट कर जाती है। इस बार
कृषि विभाग, वन विभाग की ओर से इन टिड्डियों से निपटने के लिए पहले ही प्रयास करने के दावे किए जा रहे थे। बावजूद इसके 120 हेक्टेयर जमीन पर टिड्डियों का इस तरह से नजर आना निश्चित तौर पर सरकार प्रशासन की चिंताएं बढ़ाने लगा है, क्योंकि 2 साल पहले भी टिड्डियों ने जैसलमेर से लेकर जयपुर तक जबरदस्त लोगों को परेशान किया था, फसलों को चौपट कर दिया था और काफी नुकसान भी हुआ था, जिसके चलते किसानों को खून के आंसू तक रोने पड़े थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी खास तौर पर संबंधित विभाग को इन पर नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। और सेलिब्रिटीज हो जाएं सावधान, क्योंकि मंत्रालय ने जारी किया है नया दिशा निर्देश। आपको बता दें कि सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों या चिकित्सकों के रूप में किसी उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करते समय मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों और डिजिटल इन्फ्लुएंसर के लिए अपनी मूल स्थिति के बारे में खुलासा या घोषणा करना जरूरी है। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रमाण पत्र पाने वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्य एवं फिटनेस विशेषज्ञों को भी जानकारी साझा करते समय या उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करने या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते समय यह खुलासा करना जरूरी है कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य या फिटनेस विशेषज्ञ और चिकित्सक हैं। और ऐसे में यही दिशा निर्देश दिया गया है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए ही विज्ञापन दिए जाए। पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24।